Hello student, myself Amit Pandey and I welcome you all in this online classes. So in last lecture we completed the concept of charges and its properties and some numerical we had solved based on the concept of charges, quantization of charges and all. Now in today's lecture we are going to understand what is Coulomb's law, its statements and its relations. Then we will represent the force and then its vector representation. So let's start the first topic, that is Coulomb's law of electrical force. Now see what is Coulomb's law. So for the explanation of Coulomb's law I have taken one setup here. See, so this dot showing one first body and the second dot is showing second body. तो दो डॉट है हमारे पास और ये दोनों डॉट अलग अलग बॉडीज को शो कर रहे हैं. नाउ जो पहली बॉडी है उसके ऊपर चार्ज कितनी है, Q1 है, और जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज Q2 है. Now see here, if both the bodies are separated by a distance r, means जो दोनों बॉडी हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो r है. Now tell me one thing, अगर दोनों बॉडी चार्ज्ड हैं तो क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगी? यस, इनके बीच में फोर्स लगेगी. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको कि अगर बॉडी चार्ज्ड है तो जो फोर्स लगेगी इधर इट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन. मीन्स अगर मान लीजिए कि दोनों बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो कौन सी फोर्स लगेगी? इट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन. मतलब Q1 वाली जो बॉडी है वो इधर मूव करेगी और Q2 बॉडी इधर मूव करेगी. अच्छा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अगेन इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इफ इट इज नेगेटिव नेगेटिव देन फोर्स ऑफ रिपल्सन. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इस पूरे कंप्लीट सेटअप में जो दो बॉडी ली है उन दोनों बॉडी आपस में चार्ज है, मीन्स दोनों बॉडी हमारी चार्ज बॉडी है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है. तो अगर बॉडी चार्ज है तो डेफिनेटली हमारे इन बॉडी पे एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स को हमने यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट किया है. इट मे बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सी है. सो अब ये जो फोर्स है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज. मीन्स जो दोनों बॉडी की जो चार्जेस हैं वो चार्ज फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इनकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स. सो इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शन साइन, जैसे हम इस प्रोपोर्शन साइन को रिमूव करेंगे सो वी हैव टू पुट हेयर के, है ना. ये पता है सभी को कि अगर हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होता है. दैट के इज व्हाट? दैट के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो फाइनली एफ क्या मिल गया हमें? एफ इजिकल्स टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर दिस के इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. अच्छा, एक बात समझो, यहाँ पर हमने इस के को जो नेम्ड किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कैसे किया है ये सीखो. देखो, सबसे पहले कि ये जो फोर्स है, इस जो हम एफ की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? क्योंकि जो चार्ज है इस केस में दोनों क्या है, चार्ज स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा. तो स्टैटिक चार्ज होगी तो फोर्स कौन सी होगी? स्टैटिक फोर्स होगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अच्छा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो कांस्टेंट होगी वो कौन सी कांस्टेंट होगी? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि अगर ये दोनों चार्ज मूव करे, मीन्स अगर ये दोनों चार्ज में कुछ मोशन हो, ठीक है, तो उस केस में इस के को हम क्या कहते हैं? देन इट विल बी इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स कांस्टेंट. तो क्लियर है कैसे हमने नाम इसको रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट? बिकॉज द चार्ज इज स्टैटिक और उस स्टैटिक चार्ज की फोर्स और उस फोर्स का कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. क्लियर है? नाउ कम फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पर जो मीडियम लिया है वो एयर या फिर वैक्यूम ले रखा है. अच्छा, मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कांस्टेंट के होती है इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. अगर के की वैल्यू की हम बात करें तो अगर मीडियम अलग अलग है तो के की वैल्यू क्या होगी हमारी? चेंज होगी. तो यहाँ पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो यहाँ पर मीडियम दिखा रखा है आपको, एयर और वैक्यूम है मीडियम हमारा. तो हम इस मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम एयर या वैक्यूम के लिए बात करेंगे. सो द इक्वेशंस और द एक्सप्रेशन फॉर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज़ व्हाट? इट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. मीन्स यहाँ पर तो जो है वो वैक्यूम के लिए है,
इसको हमने कहा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैं बताऊंगा आपको क्या होती है चीज़ें, सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड ऑल। बट यहाँ पर हमें बस ये समझना है कि जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम में हमने 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ले रखा है। क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है? यस, इसकी वैल्यू चेंज होती है, डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। क्लियर है? सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे हम, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एंड ऑन एंड और। So just put the value of epsilon naught, then pi. So after putting all this value, solve this expression, means 1 upon 4 pi into 8.54 into 10⁻⁻12। अच्छा, पाई को आप 22/7 या 3.14 भी रख सकते हो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे इक्वेशंस को, सो यू विल गेट 9 इंटू 10⁻9, इट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। तो k की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट है। अभी हम निकालेंगे कैसे आई, सारा चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो फाइनली हमें k की वैल्यू निकल के आ गई। सो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि जो हमने अभी फोर्स की इक्वेशंस निकाली थी, F इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, वहाँ पर k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए और इसको रिप्लेस करके उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हो गई 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इन वैक्यूम और एयर। क्लियर है बातें? चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि मैं के और एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट निकाल के दिखाऊंगा आपको। सो सी हियर, अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें F इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप के सेपरेट कीजिए। तो जब आप यहाँ से के सेपरेट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2, है ना? सेपरेट करना सबको आता है। यहाँ से के कैसे सेपरेट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और Q1 Q2 को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे। सो सी हियर, मैंने यहाँ पर लिख रखा है k इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? F न्यूटन होती है, सबको पता है। रेडियस है, लेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो मीटर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में दो हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम है। दो चार्ज है तो कूलम का स्क्वायर, अगर उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर जो है माइनस में आ जाएगी। सो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ कांस्टेंट के। बातें क्लियर है? नाउ सेम यहाँ पर हमने जो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 रखा है, अब यहाँ पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट कर लीजिए। इस जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखकर एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट कीजिए, तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट पार्ट है, और कांस्टेंट की कभी भी डायमेंशंस या फिर कभी भी इसके कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, इसीलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा। Q1 इंटू Q2 दोनों चार्ज हैं, तो कूलम का स्क्वायर न्यूमरेटर में है तो हमने सी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या क्या है? फोर्स है, तो फोर्स कैसा यूनिट? न्यूटन। ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? न्यूटन n-1। आर स्क्वायर, अगेन लेंथ की बात कर रहे हैं, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? m-2 मीन्स मीटर -2। सो फाइनली व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? सी स्क्वायर n-1 m-2 मीन्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बात है? नाउ अब समझो कुछ चीज़ों को मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पर शो करा है, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या रखा है मैंने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी अगर आप डील कर रहे हो तो उनकी एसआई यूनिट को आप निकालोगे। अगर मैं एक्सप्लेन करा या ना करा, आपको डायमेंशंस निकालनी है, क्योंकि डायमेंशंस जो है ऑलरेडी आपको 11th क्लास में बता दिया गया है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि मान लीजिए कि बुक में दिया हुआ नहीं है और एग्जाम में आ जाए तो आप टेंशन में आ जाओ कि ये तो बुक में था ही नहीं या सर ने बताया नहीं। तो डायमेंशंस आपको निकालना है, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ आना चाहिए। सो सी हियर कैसे हम निकालेंगे डायमेंशंस। सो देखो एप्सिलॉन नॉट की जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/4 पाई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1/4 पाई तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं करा है यहाँ पे। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मतलब फोर्स और मीटर मतलब लेंथ, तो मैं आपको कूलम की दिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे।
सो कैन वी से दैट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, सबको पता है यह फॉर्मूला। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगी, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। अच्छा, I मतलब करंट और T मतलब टाइम, तो करंट का क्या हो गया एम्पियर और टाइम का T, तो Q के लिए क्या आ गया डायमेंशन A इंटू टी। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, दो बार हमारे पास C था तो दो बार हमने AT और AT रख दिया। नीचे फोर्स है तो फोर्स का आपको ऑलरेडी पता है MLT माइनस टू, नहीं पता है तो रट लो, फोर्स का होता है MLT माइनस टू, बहुत काम आएगा, इसको रट ही लो इसको, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन करके नहीं निकालना है कि हम मास का भी लिख रहे हैं एक्सेलरेशन का लिख रहे हैं, इसको याद कर लो MLT माइनस टू। अच्छा, मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो L स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस इक्वेशंस यू विल गेट m माइनस वन, L माइनस थ्री, T4, A2। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक बार A है, यहाँ पर एक बार A है, तो आपको एक्सपोनेंट ऐड कर दीजिए, बेस बेस सेम है तो A की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे T की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में आ जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में तो माइनस में हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको मैथमेटिक्स के अंदर ऑलरेडी आपको बता रखा है। सो इसको सॉल्व करने के बाद मिल गया m माइनस वन, L माइनस थ्री, T4, A स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 में जाके थोड़ा बहुत उसको देख लीजिए, क्योंकि डायमेंशंस कई बार एग्जाम में 12th के एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। नाउ सी हियर, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने उसका एक सिंपल एक्सप्रेशन देखा था, F इक्वल्स टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने दो सेटअप लिया है, यहाँ पे दो डायग्राम लिए हैं, तो दोनों डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो इनिशियल डायग्राम है समझो, एक तो बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज Q2 है। अच्छा, इस बार जो चार्ज हमने लिया है वो डिफाइंड है, मतलब Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है और Q2 जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कौन सी लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब एक बॉडी इधर भागेगी और एक बॉडी इधर भागेगी। तो जो बॉडी इधर मूव कर रही, जो एरो दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है F12 और ये वाले एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है F21। अब ये है क्या समझो, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक यही करते हैं, जहाँ पर F12 लिखना होता है वहाँ पर F21 लिख देते हैं, और जहाँ पर F21 लिखना होता है वहाँ पर F12 लिख देते हैं। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको समझनी है चीज़ों को। तो देखो F12 का मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं Q1, अब जब यहाँ पर फोर्स लग रही है तो Q1 इधर मूव करेगी, मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू ऑफ Q2। भाई Q1 पे फोर्स लग रही है Q2 के कारण, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट, मींस अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, ऑब्जेक्ट और बॉडी एक ही बात है। F21 का मतलब क्या हो गया, Q2 के लिए बात करें, भाई Q2 इधर मूव कर रही है, तो फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। बातें क्लियर है F1 टू F21। नाउ अब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ वेक्टर फॉर्म में। मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है आपको, यहाँ पे देखो सारा कुछ लिख दिया है मैं नोट्स के फॉर्म में। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द CBSE एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट्स लिख ही लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए, नोट्स वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा आपको। नाउ सी हियर, अब मैंने इन पूरे सेटअप को जो मैंने दिखाया आपको, मैंने उसको वेक्टर फॉर्म में लिया है। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट ले ली, एक्सिस ले लिया मैंने x का और y का। ये दो चार्ज है Q1 और Q2 जो भी मैंने दिखाया आपको, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। यहाँ पर फोर्स F12 इधर और यहाँ पर फोर्स F21, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ समझो, यहाँ पर ओरिजिन से Q1 की जो डिस्टेंस है वो r1 है, इट इज़ व्हाट, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या नई चीज़ आ गई, 11th क्लास में वेक्टर के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है बेटा, जाओ और वहाँ पे पढ़ो अगर समझ में नहीं आ रही है तो चीज़ें तो कुछ चीज़ें हैं, वेक्टर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको समझनी होगी, क्योंकि वेक्टर हर जगह आने वाला है। तो वेक्टर अगर क्लियर नहीं है तो अच्छे से उसको पढ़ लो, अदरवाइज कन्फ्यूजन बना रहेगा। सो सी हियर, ओरिजिन से Q1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r1 है, और इस डिस्टेंस को, इस पोजीशन को हमने कहा है r1, दैट इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। सेम हियर, ओरिजिन से Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r2 है, और r2 यहाँ पर क्या है, Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, जहाँ पर F12 होगा पोजीशन वेक्टर R21 हो जाएगी, इसके अपोजिट चलेगा। यहाँ पर F21 है तो यहाँ पर R12 रहेगा ना, अपोजिट रहेंगी चीज़ें। F12 F21 तो लगाना आ गया, उसके अपोजिट आप R21 और R12 लगा दीजिए, बस कहानी खत्म। इतनी सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन निकाल पाओगे। चलो समझो, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी है मैंने यहाँ पे नोट्स के लिए। अब देखो लिखेंगे कैसे।
F21 क्या होगी, फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फोर्स एंड सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। चीज़ें मैंने यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम लिखी है, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एक जो नई चीज़ें मैंने ऐड करी है वो यूनिट वेक्टर ऐड करी है R12। देखो अगर F21 है तो वेक्टर कौन सी थी, R12। देखो यहाँ पर समझो, देखो F12 है तो वेक्टर कौन सी है, R21 है, तो वही करा है मैंने। F12 के लिए R21 लिखूंगा और F21 के लिए R12 लिखूंगा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर F21 है तो R12 लिखा है मैंने, तो मैंने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दी है। अच्छा यूनिट वेक्टर पता है आपको, एन कैप। अगर आप इस यूनिट वेक्टर को एक्सपेंड करोगे तो क्या होता है, इसकी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड। मीन्स अगर ये कैप के फॉर्म में है तो आप अगर इसको कैप के फॉर्म में अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशंस, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ पर R12 को एक्सपेंड किया तो फाइनली क्या आ गई, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो F12 के लिए भी यही हो जाएगा, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, बस यहाँ पे चेंजेस होगी R21 डिवाइडेड बाय R21 की मैग्नीट्यूड। क्लियर है बातें, देख लो एक बार, मैंने लिख दिया यहाँ पे F12 इक्वल्स टू K इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू R21, और R21 क्या हो जाएगी, R21 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, सॉरी R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 की मैग्नीट्यूड। अच्छा अब एक बात देखो यहाँ पर, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन F12 की और F21 की क्या अपोजिट है क्या, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि Q1 और Q2 चार्ज तो वही है, दोनों के लिए सेम चार्ज के लिए फोर्स लग रही है, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई, सेम हो गई। तो कैन वी से दैट F12 एंड F21 आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिख दिया है, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहा गया है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वहां से भी हमने इसको लिखा है F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन भी अपोजिट है यहाँ पे। नाउ एक चीज और मैं कह बता रहा हूँ कि जो पोजीशन वेक्टर है R12 भी जो है वो R21 के अपोजिट होगी, मीन्स R12 विल बी माइनस ऑफ R21 कैप के फॉर्म में। अब मैं ये कैसे आई, मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो सेम डायग्राम से मैंने ये डायग्राम उठाया है। देखो ओरिजिन से जो वेक्टर थी, चार्ज थी Q1, उसके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, R1 थी। देन Q2 के लिए R2 पोजीशन वेक्टर और R12 यहाँ पे थी। देख लो यहाँ पे मैंने कोई नई चीज़ें नहीं लिखी है, यहीं से चीज़ें मैंने उठाई है, डायग्राम जो है मैंने यहीं से उठाई है। देखो ये R1, ये R2 और इस डायरेक्शन में R12। तो मैंने बस R का कॉन्सेप्ट लिया है यहाँ से, F1 वगैरह नहीं लिया है, इसीलिए आपको कुछ अलग सा लग रहा होगा। ये R1 लिया, ये R2 लिया और ये R12 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले ली, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। देखो ठीक है, अब समझो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने बोला टेल, और जो एरो वाले पॉइंट को हमने बोला हेड। वेक्टर के कॉन्सेप्ट अगेन हम यूज में ले रहे हैं। देखो हेड और टेल, फिर हेड टेल, तो अभी ये क्या होगी, ऐड होगी। जहां पर हेड हेड मिल जाएगी वहां पर क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट मिल गया। तो कैन वी से दैट R2 इज द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R12। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज में लिए हैं। अगर समझ में नहीं आ रही है तो वेक्टर क्लियर करो पहले। देखो टेल और हेड, टेल और हेड मतलब एडिशन, हेड और हेड मतलब इन दोनों की जो है रिजल्टेंट। जहां पर हेड और हेड मिल गई ये पूरी कैलकुलेशंस कंप्लीट है। सो वी कैन राइट हेयर R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2, क्योंकि R2 क्या है, दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहाँ से R12 को सेपरेट करो तो क्या मिल गया, R2 माइनस R1। अच्छा एक चीज़ और समझो, अगर R12 होगा तो उल्टा लिखेंगे R2 माइनस R1, और अगर R21 होगा तो उल्टा लिखेंगे R1 माइनस R2। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो देखो एक बार तो R2 पॉजिटिव में और एक बार R2 क्या है, नेगेटिव में है। एक बार R1 पॉजिटिव में है और एक बार R1 क्या है, नेगेटिव में है। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या R12 जो है वो R21 के इक्वल है बट अपोजिट है, मीन्स नेगेटिव फॉर्म में है। R12 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21, जो मैंने बातें आपको कही। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें मेरे को, मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नाउ सी हियर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए मैंने बोला था आपको थोड़ा वेट करो, समझ में आएगी चीज़ें। जहां मैंने एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, अब समझो होती क्या है। परमिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू परमिट, मतलब किसी चीज़ों की कितनी एबिलिटी है उसको परमिट करने का। समझ में नहीं आया,
चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम की कितनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि उसके अंदर स्टूडेंट्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 50 बच्चों की और मैं 100 बच्चे लेके आ रहा हूँ, 200 बच्चे लेके आ रहा हूँ, 300 बच्चे लेके आ रहा हूँ। तो भाई हर एक चीज़ की एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। तो उसी को हमने कहा है परमिटिविटी, एबिलिटी टू परमिट। यहाँ पर क्या मतलब है इसका? क्या मीडियम की भी कोई एबिलिटी होती है? यस, मीडियम की भी एबिलिटी होती है। किस चीज़ की एबिलिटी? कि वो मीडियम कितना फोर्स हमें देगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए हमारे पास कोई मीडियम है और हमने उसमें कुछ चार्ज रखा है। अच्छा, मैं चार्ज को रखा तो मुझे कुछ फोर्स मिल रही है। मैं चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूँ, मुझे और फोर्स मिल रही है। मैं और चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूँ, फोर्स और इंक्रीज हो रही है। तो क्या मैं चार्ज को इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या फोर्स इंक्रीज होती जाएगी क्या? नहीं। हर एक चीज़ों की, हर एक कॉन्सेप्ट में एक सैचुरेशन पॉइंट होती है। जैसे ही वो मीडियम सैचुरेशन पॉइंट पे चली जाएगी, तो आप कितना भी चार्ज को इंक्रीज करोगे, फोर्स इंक्रीज नहीं होगी। तो इसीलिए हमें उस मीडियम की परमिटिविटी पता होनी चाहिए कि भाई इसकी एबिलिटी कितनी है कि वो फोर्स दे पाएगा। एक मैक्सिमम लिमिट तक फोर्स दे पाएगी, भाई कोई 5 न्यूटन तक फोर्स देगा, कोई 6 न्यूटन तक फोर्स देगा, उसके बाद फोर्स नहीं मिलेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एबिलिटी टू परमिट और गिव्स द फोर्स कॉन्सेप्ट कि कितनी फोर्स उसमें मिलेगी ड्यू टू ऑफ इंक्रीज इन द चार्ज वैल्यू। क्लियर है बातें? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। होता क्या है, देखो यहाँ पे समझो, डायरेक्ट इक्वेशंस पे आते हैं। ई आर जो मैंने लिया है एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन एम जो है वो किसी मीडियम की परमिटिविटी है अदर देन एयर। देखो एप्सिलॉन नॉट जो है वो या तो एयर है या तो वैक्यूम है, ये तो हमें रखनी पड़ेगी। हम किसी की भी अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम रहेगी, क्योंकि आइडियल हमारे पास यही है। मीडियम ये कौन सी है? कोई भी देगा, या तो आपको डायमंड दे दिया या तो फिर कुछ और मीडियम दे दिया है ना। तो मीडियम कैन वेरी, कुछ भी हो सकता है मीडियम। तो ईएम क्या है यहाँ पे? मीडियम है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसके लिए? परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो जब आप किसी मीडियम के परमिटिविटी को डिवाइड करोगे वैक्यूम के परमिटिविटी से, तो आपको क्या मिल जाएगा? परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। सो वी कैन से दैट रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दोनों को डिवाइड कर दो, ई आर मिल जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज ई एम? मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है? बस ये चीज़ें याद रखो कि एप्सिलॉन आर जो है वो ई एम अपॉन ई नॉट है। ई आर यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी है, ई एम यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी है और ई नॉट यहाँ पर वैक्यूम की परमिटिविटी है। बाकी दो चीज़ें दी रहेंगी, एक चीज़ आपको फाइंड करनी है। क्लियर है बातें यहाँ तक? ना अब मैंने थोड़ी बहुत कुछ डेटा ले रखा है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि जो ई आर की वैल्यू होती है वो कैसी होती है। देखो, अगर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की, तो वैक्यूम में कितनी होती है? 1 होती है। एयर की कितनी होती है? 1.008 होती है, जिसको नियरली हम 1 ही एज्यूम करते हैं, इसलिए वैक्यूम और एयर को हमने 1 मान लिया है। नाउ ग्लास के लिए 25, देन वाटर के लिए 81, आइडियली हमने 80 ले रखा है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इजिली इसको कट आउट कर सकते हैं। देन माइका के लिए 6 ले रखा है हमने। देखो अब ये याद नहीं करना, आपको याद हो जाएगी चीज़ें। जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे ये वैल्यू याद होती जाएगी आपको। आप याद करने मत बैठ जाना कि चलो मैं सारे एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद कर लेता हूँ, नहीं करना आपको। ये मैंने आपको बस दिखाया यहाँ पे कि देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यूज भी अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग होती हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है? नाउ सी हियर, नेक्स्ट जो है मैंने चार्ज लिया है। चार्ज ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ज की यूनिट के लिए। देखो चार्ज की 2 यूनिट होती है। 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। तो जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है फैराडे, और 1 फैराडे को हम क्या लिखते हैं? 96500 कूलम। तो फैराडे और कूलम की रिलेशन हो गई। नाउ अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो ये होती है फ्रैंकलिन, जो कि 1 फ्रैंकलिन होती है 3.4571 फैराडे के इक्वल। तो ये सारी वैल्यू है, आपको याद करनी पड़ेगी। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ कम फॉर द सीजीएस यूनिट। तो अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट के लिए, तो चार्ज की होती है ईएसयू, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट। सो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो क्या हो जाएगी? ई एम यू, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही।
और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट कंप्लीट सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर दो चार्ज दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स कितनी होगी, या फिर फोर्स दिए हुए हैं तो नेचर ऑफ चार्ज बताइए। तो ये सारी न्यूमेरिकल हम एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट हो रही है या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, मैं और क्या चेंजेस करूं अपने वीडियोस के अंदर। क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि वेक्टर को बहुत अच्छे से कर लो। वेक्टर हर जगह आने वाला है, अगर वेक्टर क्लियर नहीं होगी चीज़ें तो कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप वेक्टर कंप्लीट करो, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।